नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे लोन डिफॉल्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपके पूरे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। डाउट क्या है कि लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक क्या करेगा आपके साथ, क्या कर सकता है, क्या उसका राइट्स है, क्या अधिकार है और क्या आपके अधिकार हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी डाउट को पूरा ही क्लियर कर देंगे। चाहे वो लोन कैसा भी लोन हो, होम लोन हो, गोल्ड लोन हो, एफडी के अगेंस्ट में लोन हो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार, बस, ट्रक, जीप का लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, फैक्ट्री का, कारखाने का, शोरूम का, मॉल का, कैसा भी लोन हो, लोन लिए हैं नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनियां क्या कर सकती हैं, रिकवरी करने का कितनी ताकत है, बैंक को रिकवरी की कितनी ताकत है, क्या इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, क्या आपको जेल हो सकता है, एनपीए का क्या मतलब होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके पैसे से बैंक को लाभ नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, सेक्शन 25 का पूरा विश्लेषण आपको पूरे हमारे एक्सपीरियंस के साथ एज ए एडवोकेट आपको मैं आपके राइट्स और अधिकार के साथ आज पूरी वीडियो देखेंगे, आपको पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट्स में बहुत सारी चीजें आप लोग पूछते हैं, तो सर ये कमेंट आया, तो मैंने सोचा आज पूरा ही विश्लेषण कर दें, आपके प्रश्नों का भी जवाब मिल जाएगा और आरबीआई के गाइडलाइन में रिकवरी कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे से बड़े पे चलते हैं। छोटा लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऐसा लोन जैसे कि मोबाइल हो, कार, मोबाइल हो गया, आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, जो कंज्यूमर का कंज्यूमर लोन होते हैं, ऐसे लोन जैसे कि आपने 1 लाख का आईफोन लिया, आईफोन में आपने 90,000 रुपए लोन के मिल गए आपको, तो 90,000 रुपए लोन का जो प्रोसेस है, यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो किसी विषम परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, तो कैसे रिकवरी होगी। अगर आपने कोई फ्रिज ले लिया, एसी ले लिया, नहीं दे पा रहे हैं तो क्या फ्रिज को रिकवर कैसे किया जाएगा। होता है तो गिरवी होता है बैंक के पास कि हाँ इसकी आपका गिरवी रहेगा, आपके नाम पे ही रहता है गिरवी की, बैंक के नाम पे ये लोन गिरवी है, ये आपका कंज्यूमर का जो फ्रिज है, टीवी है, गिरवी होता है। लेकिन उसकी रिकवरी कर पाना संभव है कि नहीं है, रिकवरी कैसे होगी। आपने जहां पे लोन लिया था आपने जगह बदल दी, आप किराए पे थे, कहीं और चले गए, टीवी फ्रिज कहीं और चला गया, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। मोबाइल है, मोबाइल को रिकवरी करना है तो मोबाइल में बहुत सारे डेटा होते हैं, आपकी फोटो है, वीडियो है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको प्राइवेसी का खतरा रहेगा, आपको नहीं रिकवर कर सकते। तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। तो आरबीआई ने अभी एक रूल निकाला है, यदि आप कोई मोबाइल लोन पे लेते हैं और उसकी ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं तो मोबाइल में जैसे आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड होता है, मोबाइल के पहचान के लिए IMEI नंबर होता है। उस नंबर को अगर आप लोन को किस्त नहीं दे पा रहे हैं तो उस नंबर को, ईएमआई नंबर को ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक कर देने का कंडीशन क्या होता है कि उसमें नेटवर्क नहीं आएगा, आपका मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो यह प्रक्रिया होती है रिकवरी की, कि आपके ब्लॉक कर दिया जाएगा, IMEI नंबर को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसमें नेट ही नहीं आएगा। आप वाईफाई यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये होता है प्रक्रिया। तो उसके बाद ज्यादातर केस में सेटलमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब चीज का रिकवर कर पाना संभव नहीं है। फ्रिज है, टीवी है, एसी है, लैपटॉप है, कहाँ है, किसके पास है, कैसे है, रिकवर कर पाना मुश्किल है। और उसमें लैपटॉप है, उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, क्या आप उनका रिकवर करने के लिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, गाइडलाइन होगी, कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा, बहुत प्रक्रिया होती है। तो इसलिए वो सेटलमेंट पे आते हैं और सेटलमेंट हो जाता है। अब सेटलमेंट होता क्या है, सेटलमेंट कहते किसको हैं, तो आज इस पे बात करेंगे। और उसके पहले ये बताइए लोन के प्रकार कितने हैं, लोन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत दिन से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए लोन कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट्स में जरूर दे दीजिए, क्योंकि मैं भी कमेंट आपका देखना चाहूंगा कि कितने लोगों को मालूम है कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। पहले आप कमेंट्स कर दीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जान लीजिए आपका, मुझे उम्मीद है आप लोग सब लोग ने कमेंट कर दिया होगा लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो लोन के प्रकार केवल 2 हैं, केवल 2 प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर तो लोन तो बहुत है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, कार, बस, ट्रक, जीप, बहुत सारे लोन हैं, लेकिन आप कह रहे हैं केवल 2। तो प्रकार 2 हैं, एक सिक्योर्ड लोन, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन, तीसरा कोई और विकल्प नहीं है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब आ जाते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में क्या क्या है, किसको सिक्योर्ड कहते हैं, किसको अनसिक्योर्ड कहते हैं। तो पहली बात अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज न हो, कोई कीमती वस्तु
प्लेज ना हो, वहां गिरवी ना रखी गई हो, कोई कार वगैरह जैसे कार हो गया हो, प्रॉपर्टी माने कोई कीमती वस्तु वहां पे गिरवी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होना चाहिए, वह लोन जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज ना हो, कोई भी कीमती वस्तु जमा ना हो, ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में अब कितने आ गए, जैसे क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड, बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड लोन, एजुकेशन लोन अनसिक्योर्ड लोन, और वह लोन जो आपके आईटीआर को देख करके, आपके सिबिल को देख करके दे दिया जाता है, वह सब लोन को अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में रखा गया है, उसे उसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होती। दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन में कितने लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन में होम लोन प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, कार लोन पे एचपी चढ़ा होता है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे रजिस्ट्रेशन का जो पेपर होता है, कार लोन सिक्योर्ड लोन है, नहीं ईएमआई पे कर पाएंगे, कार से रिकवर कर लेंगे। गोल्ड लोन, गोल्ड आपका वहां पे गिरवी होता है, प्लेज होता है, तो गोल्ड लोन सिक्योर लोन होता है। एफडी के अगेंस्ट में लोन, आपने एफडी किया है, उसके अगेंस्ट में लोन लिया है, वो भी सिक्योर। क्यों? क्योंकि आपने जो लोन लिया है पर्सनल लोन ही लिया है, लेकिन एफडी के अगेंस्ट में लिया है, तो एफडी तो बैंक के पास सेफ है, तो एफडी के अगेंस्ट भी लोन, वो भी सिक्योर लोन है, उसमें भी सिक्योरिटी रखी हुई है। तो अब आपको तो डाउट क्लियर हो गया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बारे में, जिसमें गिरवी रखा जाता है, कोई चीज मॉर्गेज रखा जाता है, कोई चीज प्लेज रखा जाता है, कोई चीज एचपी पे चढ़ा होता है, तो ऐसे लोन को सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अब आ जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन में कैसे रिकवरी होती है। अनसिक्योर्ड जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, उसमें रिकवरी का क्या तरीका है। यदि आपने लोन ले लिया, नहीं दे पा रहा है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म हो जाता है कि अब मैं आगे की लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तो आपको करना क्या है, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से, आप हमारे माध्यम से या किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, आप जरूर कंपनी को इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई गाइडलाइन है, आपने लोन लिया, नहीं दे पा रहे हो, किसी भी सम परिस्थिति, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, कोई बीमारी हो गई हो, नौकरी छूट गई हो, व्यापार में घाटा हो गया, जेन्युइन डिफॉल्ट ये कंडीशन में हो रहा है, तो आप कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपकी जॉब लॉस हो गई, आपकी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपका व्यापार में घाटा हो गया। उसके लिए कंपनी को अवगत कराना, इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जरिए रजिस्टर्ड डाक आप एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है, चाहे एक सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, सभी लोन में भी कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद कंपनियां इन्फॉर्म करने के बाद आपको कंपनी पहले अनसिक्योर्ड में फोन आने शुरू हो जाएंगे, पहले सॉफ्ट कॉल आ गई, फिर हार्ड कॉल आएगी, फिर 90 दिन होगा, ब्याज पेनल्टी जुर्माने वो लगाते लगाते 90 दिन बीतेगा, तो 90 दिन के बाद इनके पास एक राइट्स आ जाता है एनपीए करने का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के लिए आपको जो लोन दिया गया है वो उनका एसेट है, उस एसेट से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। नॉन परफॉर्मिंग, वो आपका वो बैंक का एसेट कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, पैसे वहां से जनरेट नहीं कर रहा है, तो उसको डाल देते हैं एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसके बाद कंपनी आपको इन्फॉर्म कर नोटिस देने का सिलसिला चलता है। पहले रिकॉल नोटिस, माने रिकॉल मतलब आपने मेरे लोन अमाउंट को नहीं दे पा रहे हैं, आप 15 दिन के अंदर पूरे लोन ब्याज पेनल्टी के साथ मेरे अमाउंट को जमा कर दीजिए। रिकॉल नोटिस, एक ईएमआई तो दे नहीं पा रहे हैं, पूरे अमाउंट की मांग करते हैं, रिकॉल नोटिस। उसके बाद डिमांड नोटिस, आपसे डिमांड किया जाता है इतने पैसे मारे दीजिए। फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस, तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, तो आर्बिट्रेशन का आपको ऑब्जेक्शन देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 में साफ शब्दों में कहा गया है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए। यदि आपकी सहमत नहीं है, आपने आपत्ति दर्ज कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए, तो उसको उसके द्वारा जो अवार्ड पास होगा उसको भी नल एंड वाइड माना जाएगा, जीरो, शून्य मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी आपत्ति दर्ज की है, आप असहमत हैं, आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में सहमति नहीं है, और ये प्रक्रिया ऑनलाइन कराते हैं, जूम मीटिंग से करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन किसी भी लिंक को क्लिक करना, हमारी सरकार भी कहती है अनजाने लिंक को क्लिक करना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, पता नहीं क्या लिंक है। और बहुत सारे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आपने लिंक करके आपने प्रेजेंट लगा दिया, इधर से सामने से कोई आर्बिट्रेटर ही नियुक्त नहीं है, कोई आया ही नहीं, कहीं नेट का इशू है, कोई आपको करने ही नहीं आ रहा है, आपको प्रोसेस ही नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्शन देना जरूरी है, आर्बिट्रेशन का आपको ऑब्जेक्शन देना जरूरी है। उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, एनआई एक्ट का नोटिस, चेक बाउंस का, बहुत जो नोटिसें आएंगी
वो सब जो प्रक्रियाएं वो कंपनियां अनसिक्योर्ड लोन में करेंगी। उसके बाद जितना ज्यादा पुराना होते जाएगा उतने कम अमाउंट पे सेटलमेंट होता है। जितना आपका ज्यादा पुराना होगा उतने कम अमाउंट पे सेटलमेंट होता है। जैसे आपका 2 लाख का लोन था, ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के इन्होंने 4 लाख कर दिया, और वो कहेंगे नहीं सेटलमेंट 3 लाख पे कर लीजिए, तो आप साफ साफ कह दीजिए सेटलमेंट करेंगे, सिविल तो खराब ही होना है। तो मेरे कैपिटल अमाउंट पे बात करिए, सेटलमेंट की बात ही कैपिटल अमाउंट पे करना है। 2 लाख का लोन है, चाहे आप 10,000 में सेटलमेंट करिए, चाहे 1,99,000 में सेटलमेंट करिए, सेटलमेंट लिखा जरूर आएगा। तो सेटलमेंट लिखा आएगा तो आपका तो सिविल खराब ही हो रहा है, तो कम से कम में सेटलमेंट करिए, कम अमाउंट पे सेटलमेंट करिए। जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं ना, ये रेट है वो रेट है, तो उसमें भी बैंक के साथ आपको सेटलमेंट, समझौता, आपसी समझौता करना है। हो सकता है 1 लाख का लोन है 10,000 में सेटलमेंट कर लीजिए, 1 लाख का लोन है 90,000 में सेट होगा तो सेटलमेंट ही। तो आपको तय करना कितने कम में सेटलमेंट कर रहे हैं, कितना डिले हो चुका है, कितना टाइम टेकन हो चुका है, कितना प्रोसेस हो चुका है, तो सेटलमेंट पे आ जाते हैं। 15 से 20% तक में सेटलमेंट भी हो जाता है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो पहले बात उससे कंपनी से, आप किस कंपनी से आई कार्ड दीजिए। आई कार्ड है ठीक है, विजिट लेटर है, आपने हमारे घर पे विजिट करने के लिए भेजा गया तो आपके पास विजिट लेटर है, हाँ या ना, है तो बात करिए, नहीं तो नहीं। अगर थर्ड पार्टी है तो उससे पूछो डीआरए का लाइसेंस है, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस है, आपको एजुकेशन लिए हैं, रिकवरी करने की प्रक्रिया के बारे में आपको पता है, डीआरए का लाइसेंस होता है, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये है तो बात करिए, नहीं तो ये थर्ड पार्टी इतने डॉक्यूमेंट नहीं है जो फर्जी वाले रिकवरी 2 कौड़ी के जो भी घूम रहे हैं, इनकी बातें कर रहे हैं, जो अब क्या बोलूं इनके लिए, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, अपने रिस्क पे, आरबीआई की गाइडलाइन तो इन्हें पता ही नहीं है, आरबीआई का फुल फॉर्म तक नहीं पता है, हाई स्कूल इंटर पढ़े होते हैं, पता नहीं कोई पहुंच जाते केवल कमीशन बेस पे, इनको तो नियम कानून के बारे में पता ही नहीं है, क्या प्रोसेस है रिकवरी का, क्या तरीका है, डीआरए का फुल फॉर्म तक नहीं पता है और रिकवरी करने चले आए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये चीज जान लीजिए, कभी भी लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। कोई डरा रहा है, धमका रहा है कि गाली गलौज कर रहा है, मान सम्मान कर रहा है, ऊंची आवाज में रहा है, जेल करा देंगे, पुलिस करा देंगे, एफआईआर करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं किसी विषम परिस्थिति में, तो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस आपको नाम पे एफआईआर दर्ज कर ही नहीं सकती। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में आपके नाम पे किसी थाने में, किसी चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। पेपर पे नोट कर लीजिए आप। अगर किसी का हुआ हो तो बताइए, किसी का हुआ हो तो बताइए कि ईएमआई नहीं दे पाना इसलिए एफआईआर दर्ज हुआ है। ये ऐसा नहीं होता, कर ही नहीं सकते। पुलिस का कोई रोल नहीं है। अगर पुलिस रिकवरी पे आ जाए तो इतने एनबीएफसी कंपनी, इतने बैंक है, तो पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर यही काम रह गया तो पुलिस का काम ही खत्म हो जाएगा, केवल रिकवरी में ही लगी रह जाएगी पुलिस। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आपके घर पे रिकवरी एजेंट आपके मान सम्मान को खराब कर रहा है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, गाली गलौज का, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और आप एफआईआर करा सकते हैं उसकी, जो इलीगल एक्टिविटी वो कर रहा है, जो कि आरबीआई गाइडलाइन में नहीं है। आपके मान सम्मान को खराब करना, ऊंची आवाज में बात करना, ऐसी जो क्रियाएं कर रहा है वो गलत है। तो गलत है तो उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए आप उसके नाम पे एफआईआर दर्ज करा सकते हो, उसकी कंप्लेन कर सकते हो, कंपनी कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन में डरोगे तो डराएंगे, और जिस दिन डरना बंद कर दोगे सेटलमेंट हो जाता है। एक दिन में तो सेटलमेंट नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। 15 से 20% में अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट हो जाता है। तो ये रहता है प्रक्रिया। अब आते हैं सेटलमेंट के बाद सिक्योर्ड बाद, अब आते हैं सिक्योर्ड लोन में। तो ये सिक्योर्ड लोन का प्रोसेस क्या है, कि सिक्योर्ड लोन कैसे होता है। अब अभी तक तो अनसिक्योर्ड लोन की बातें हो रही थी, अब अनसिक्योर्ड के बाद सिक्योर्ड लोन की बातें करते हैं। सिक्योर्ड लोन में क्या है, सिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज होता है। तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो उस कंडीशन में जो प्रक्रिया करना क्या था, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आपकी प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकते हैं। उनके पास पावर है, उनके पास अधिकार है सिक्योर्ड लोन में। लेकिन उसमें भी क्या आता है, अब आ जाता है सिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन आते हैं। सिक्योर्ड लोन में कौन कौन से, पहला आते हैं गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में सेटलमेंट होता ही नहीं है, गोल्ड लोन में सेटलमेंट हो ही नहीं सकता।
तो अब ये बातें करते हैं, जैसे गोल्ड लोन है, आपने 1 लाख रुपए लिया गोल्ड लोन के लिए, 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख का आपने गोल्ड दिया, आपको 70,000 रुपए मिल गया। उसके बाद सालाना इसमें 1 साल में इस पे इंटरेस्ट देना होता है, मान लीजिए 7,000, 8,000, 10,000 जो भी इंटरेस्ट देना वो आपने दिया, नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनियां सेटलमेंट पे आती है, और इसमें सेटलमेंट नहीं होता। सेटलमेंट का मतलब है आपके लोन को ही सेल कर देंगी, जो रेस्ट अमाउंट है उससे अपना पूरा ब्याज पेनल्टी जुर्माने के साथ ऐड कर लेंगी, जो रेस्ट अमाउंट बचेगा तो आपको दे देंगी। ये प्रक्रिया होती है। तो सुन लीजिए फाइनल चीजें कि गोल्ड लोन में सेटलमेंट नहीं होता। अब आ जाते हैं कार लोन। कार लोन भी सिक्योर लोन है। तो कार लोन में क्या होता है, जैसे आपने गाड़ी लिया, कहीं एक्सीडेंट हो गया या इंजन सीज हो गया या बीमा का पैसा नहीं भर पाया, गाड़ी में कोई खराबी आ गई, नहीं चल रही है, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कंपनी को कैसे भी करके, कंपनी को अगर आपने सरेंडर कर दिया, आप गाड़ी सरेंडर कर दिया, आपका सेटलमेंट हो गया, आपकी प्रॉपर्टी थी, आपका जो गाड़ी था, सिविल तो खराब होगा, सिविल का तो सत्यानाश होना ही है, सिविल खराब तो खराब। उसमें क्या है, आपने गाड़ी लिया, गाड़ी बैंक को हैंडओवर कर दिया कि ये गाड़ी है, मैं नहीं ले पा रहा हूं, आप उसको रिकवर कर ली। रिकवर करने के बाद कंपनियां उसको बेच देंगी, ऑक्शन कर देंगी, जिस भी दाम पे औने पौने किसी भी दाम पे सेल करती है। सेल करने के बाद हो सकता है आपको फिर से आपका अमाउंट बढ़ रहा हो, 10 लाख का लोन था, 5 लाख में आपकी गाड़ी सेल हुई, 5 लाख आपका ड्यू अमाउंट है, 5 लाख का नोटिस भेज देंगे कि आपको 5 लाख रुपए। तो उसका देखिए, जब तक गाड़ी थी तब तो आपका लोन सिक्योर्ड था, लेकिन अब तो गाड़ी ही नहीं रही, तो उस कंडीशन में आपका लोन ही सिक्योर्ड तो रही नहीं गया, अनसिक्योर्ड हो गया। आपने गाड़ी दे दी, आपका सेटलमेंट हो गया, उसके बाद अब कुछ नहीं, कोई नोटिस आ रही है, क्या आ रहा है, वो अनसिक्योर्ड की तरह उसमें बातें होंगी, सिक्योरिटी वहां कुछ नहीं रही, और आपने गाड़ी दे दिया तो हो गया सेटलमेंट क्लोज। उसके बाद जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, नोटिस आए हमें भेजिए, मैं नोटिस का जवाब दे दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, आगे का जो भी प्रोसेस होगा हमारे एंड से किया जाएगा। अब आते हैं होम लोन। होम लोन में आप नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, यदि आपकी 3 EMI डिफॉल्ट होती है, 3 EMI डिफॉल्ट होती है तो उसमें कंपनी आपको सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस देती है, जिसको डिमांड नोटिस कहते हैं। सरफेसी एक्ट में आपके पास, कंपनी के पास पावर आ गया है कि आपकी प्रॉपर्टी को 13(2) का नोटिस देगी, फिर 13(4) का नोटिस देगी। आप 13(2) की नोटिस आई, आप कोई जवाब भी नहीं दिए, 13(2) की नोटिस का जवाब 13(3)A में आपको करना है, उसका ऑब्जेक्शन देना है, और उसके बाद भी आप 13(2) का जवाब नहीं दिए, 60 दिन का समय बीत गया, 13(4) का नोटिस आया, 13(4) के नोटिस का भी जवाब नहीं दिए। उसके बाद आपको डीएम से परमिशन लेकर के आपके प्रॉपर्टी को सील कर सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, तो ये राइट्स होता है। तो उससे बचने के लिए, उसके बचाव के लिए, देखिए होम लोन है, नहीं दे पा रहे हैं, 13(2) की नोटिस है, उसका जवाब दीजिए, 13(4) का है, उसका रिप्लाई, माने जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। फिर डीआरटी कोर्ट है, आपके लिए स्टे ले सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए, अगर आपका लोन ये नहीं दे पा रहे हैं तो सिविल तो खराब होना ही है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको फेक सेटलमेंट से बचना है, क्योंकि सेटलमेंट की बातें सब लोग कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोन भी फेक सेटलमेंट किए जा रहे हैं। फेक सेटलमेंट माने आपको, आपके जो नोटिस आया, नोटिस को दे दिया, आपको सेटलमेंट लेटर दे दिया गया, पता चला वो लेटर तो जेन्युइन है ही नहीं, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया गया, कैसे भी भेज दिया गया, एडिट करके भेज दिया गया। तो ऐसा काम मत करिए जहां पे फेक सेटलमेंट आपके साथ हो जाए, क्योंकि फेक सेटलमेंट हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो सेटलमेंट नहीं हुआ, आपके अकाउंट में ही पैसा जाएगा, वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में कट जाएगा, लेकिन वो सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा तजुर्बा, माने एक एक्सपीरियंस समझ लीजिए, इतने समय से जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, आपके सामने मैं बता रहा हूं, क्योंकि सेटलमेंट बहुत सारे फेक सेटलमेंट करते हैं। तो फेक सेटलमेंट करते हैं तो उनको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, उसका प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि फेक सेटलमेंट, फेक नोटिस बहुत सारी आती है। और एक बार पूछ रहे थे, हमारे एक क्लाइंट थे, वो पूछ रहे, सर अनसिक्योर्ड लोन है, उनके पिताजी ने लोन लिया था, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई या किसी भी कारणवश मृत्यु हो गई, अनसिक्योर्ड लोन था, तो क्या उसकी रिकवरी हमसे होगी? तो एक चीज, अनसिक्योर्ड लोन में आपको रिकवरी से कोई मतलब, आपको रिकवरी आपके नाम पे तो होगी नहीं। आप कह दीजिए ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन है, जो प्रोसेस है, जो तरीका आप करिए, नोटिस भेजिए, नोटिस जिसके नाम पे उनसे करिए रिकवरी, जहां पे गए हैं उनसे जाइए बात करिए। आपसे क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज नहीं है, आपने अपने बेस पे दिया था, अपने रिस्क पे दिया था, अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड लोन में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में रिकवरी आपके यहां नहीं हो सकती, आपके फैमिली मेंबर से नहीं हो सकती। और वहीं पे सिक्योर्ड लोन है, होम लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, तो उस कंडीशन में आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। उसका प्रोसेस क्या है?
सिक्योर लोन में ऋण सुरक्षा बीमा है कि नहीं है तो प्रोसेस करिए, आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या करना होगा, वो सब डिटेल में बातें हो जाएंगी। अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आपके प्रोसेस को किया जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, ये एक चीज नोट कर लीजिए, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं किसी भी सम परिस्थिति में, तो कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं, लोन का ईएमआई न चुका पाना अपराध नहीं है। आपने लोन लिया, किसी थाने में, किसी चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, नोट कर लीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप लोग कहते हैं सर पुलिस आ जाएगी, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपके लोन की रिकवरी का काम पुलिस का नहीं है, नहीं कर सकती, पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, आर्बिट्रेशन नोटिस है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस है, एनआई एक्ट चेक बाउंस का नोटिस है, और 318, 316 की धारा बीएनएस में नोटिस आती है, सेम डे बेल हो जाएगी, सेम डे बेल हो जाएगी। मैं आपको एडिक्वेट राइट करा दूंगा, आपको बेल करा दूंगा। और कोई प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, होम लोन है, बिजनेस लोन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है, एफडी के अगेंस्ट में लोन है, 13(2) का नोटिस है, 13(4) का नोटिस है, डीएम साहब का नोटिस है, किसी प्रकार का नोटिस है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हमसे मीटिंग कर सकते हैं। आगे का जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, आपको कर दिया जाएगा। और किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय न्याय।